हेलो एवरीवन। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सिस्मिक वेव्स के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 7 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ ये वाला लेक्चर सुनने से पहले पार्ट 7 तक सारी वीडियोस देख लें, ताकि आपको और अच्छे से लेक्चर के बारे में क्लैरिटी आए और उसको आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, आज हम जानेंगे सिस्मिक वेव्स के बारे में। इसमें क्या है कि ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, ये हमारी अर्थ के इंटीरियर को समझने में मदद करती हैं। अभी जैसे हम आने वाले लेक्चरों में हम ये पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, जो थ्योरीज जो अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड जो थ्योरीज लिखी गई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम जानेंगे कि ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो अर्थ के इंटीरियर को समझने में हमारी कितनी ज़्यादा मदद करती हैं। जैसे कि सिस्मिक वेव्स में आपका आ गया अर्थक्वेक होता है हमारा, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं कुछ, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक जो आते हैं उनको स्टडी करने के लिए एक मतलब कि उनकी जो स्टडी होती है उनके लिए एक पर्टिकुलर नाम होता है, जिसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ओके, और जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स ये प्रोवाइड करती हैं पूरा कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर है। ठीक है, अब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट कॉजेज अर्थक्वेक वेव्स। मतलब कि आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई, अगर मान लो आपको चट्टान दिखती है तो उसमें एक जैसे दरारें होती हैं, तो उसको हम फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, वो फॉल्ट किस वजह से आता है? वो किसी ना किसी एनर्जी की वजह से आता है। ठीक है, किसी एनर्जी की वजह से, जैसे उस पत्थर से फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, या फिर जो बारिश होती है, फिर जो धूप होती है, मेल्ट होता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब वो चीज़ जो फॉल्ट होता है वो आता है, क्रैक जो होते हैं हमारे पत्थरों में वो आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये किस वजह से होता है? एक अब्रप्ट एनर्जी रिलीज होती है, उस वजह से आता है। ठीक है, और इसके अलावा जब उस पत्थर पे या फिर किसी भी चट्टान पे कोई प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, किसी भी रॉक लेयर पे, तो उसका जो पॉइंट होता है, एक सर्टेन पॉइंट होता है, उसमें एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, एक जो सर्टेन पॉइंट जहां से मतलब कि जो फॉल्ट स्टार्ट हुआ है वहां से एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? शॉक वेव्स निकलती हैं। ठीक है, शॉक वेव्स, जब शॉक वेव्स निकलेंगी तो क्या होगा? फिर वहां से वो जो शॉक वेव्स मतलब कि एक अर्थक्वेक वाली मूवमेंट आ जाएगी। शॉक वेव्स जब निकलेंगी तो वो एक अर्थक्वेक जैसे ही आएगा, और वो जो शॉक वेव्स होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। ठीक है, अपनी मूवमेंट को जनरेट करेंगी फ्रिक्शन की वजह से, और डिफरेंट जगह पे वो क्या करेंगी? डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगी? ट्रेवल करेंगी। ठीक है, ये चीज होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये एक एरिया है। ठीक है, कोई भी एरिया है पर्टिकुलर, उसमें ये दरार आ गई है, ये फॉल्ट है, इसको हम फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्ट ऐसे ही नहीं आ गया किसी वजह से, इसमें कोई ना कोई जरूर एनर्जी रिलीज हुई है, जैसे नीचे से कोई, जैसे हमारा मैग्मा होता है। ठीक है, मोल्टन मैग्मा होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो काफ़ी अगर हम इसकी खुदाई करते हैं, जितनी डेंसिटी में जाते हैं, तो हमें हीट महसूस होती है, गर्म महसूस होता है। ठीक है, हम ज़्यादा डीप किसी अर्थ की खुदाई नहीं कर सकते और इतना डीप नहीं जा सकते, क्योंकि तभी तो वहाँ से रिलीज होती है एनर्जी, वो जो हीट होती है वो रिलीज होती है ना। अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो उस हीट की वजह से हम अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, ना तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है नीचे से, इसकी अर्थ के नीचे से, और उसकी वजह से ये फॉल्ट कॉज हो रहा है, ये जो फॉल्ट है। और अब ये जो फॉल्ट है, ये जरूरी नहीं कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये एक दूसरे से दूर हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑपोजिट में ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ
फॉल्ट ऐसे होते हैं जैसे फॉल्ट बन गया लेकिन वो सेम डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, या फिर उससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जा रहे होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये स्ट्राइक स्लिप, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप मतलब कि एक जो चट्टान है वो इस तरफ आ रही है राइट हैंड साइड, और दूसरी जा रही है, सॉरी, एक साउथ की तरफ आ रही है, एक नॉर्थ की तरफ जा रही है, इस तरह से जा रही है, ठीक है। सेकंड में नॉर्मल जगह में क्या होगा कि इसकी जो एक चट्टान जो नॉर्मल जगह पे है वहां पे तो है, लेकिन जो दूसरा जहां पे फॉल्ट कोज हुआ है वो दूसरी चट्टान जो है वो नीचे की तरफ धंस रही है, ठीक है। और तीसरा आ जाता है हमारा थ्रस्ट वाला। थ्रस्ट में क्या होता है कि मतलब कि जो एक नया रॉक है, ठीक है, दोनों में फॉल्ट कोज हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, जो सेकंड वाला रॉक है, जो पुराना वाला रॉक था वो नए वाले रॉक के ऊपर आ गया, ठीक है। मतलब कि दो पत्थर हैं, ठीक है, पहले वो इक्वल पोजीशन पे हैं, लेकिन जैसे फॉल्ट कोज हुआ उसमें तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पुराना वाला पत्थर है वो नए वाले पत्थर के ऊपर आ गया, तो उसको हम कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है। तो ये फॉल्ट इस वजह से होता है, एक सडन अब्रप्ट एनर्जी रिलीज होती है हमारी अर्थ से, हमारे अर्थ के इंटीरियर से, और तब जाके ये फॉल्ट पैदा होता है, बनता है, ठीक है। इसके बाद जहां पे भी जो भी एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उस फोकस पे, उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, जहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, कि उस पर्टिकुलर एरिया पे इस एनर्जी ने फोकस किया है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और उसको हम अल्टरनेटिवली अगर हम उसको एक और नाम दें तो हाइपोसेंटर भी उसे हम कहते हैं, हाइपोसेंटर, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है एकदम से, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये वेव्स पैदा करती हैं, और ये जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। क्यों ट्रैवल करती हैं ये, ताकि ये सरफेस तक रीच कर सकें, ठीक है। जैसे अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं बात अपने अर्थ के इंटीरियर की, कि जैसे ये वेव्स जो होती हैं ये घूमती हैं अपने अर्थ के अंदर ही घूमती हैं, और क्या ट्रैवल करती हैं डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं अर्थ के सरफेस तक रीच करने के लिए। और जहां पे ये रीच करेंगी, जिस पॉइंट पे ये रीच करेंगी, अर्थ के जिस किसी भी पॉइंट पर ये रीच करेंगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर। मतलब कि ये फोकस के सबसे नजदीक वाला एरिया होगा, सबसे नजदीक वाला पॉइंट होगा, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, एपिसेंटर कह रहे हैं, ठीक है। फोकस के सबसे नजदीक, फोकस मतलब कि जो हाइपोसेंटर है हमारा, हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाइपोसेंटर मतलब कि जहां पे एक एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एक सडन एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पे उसको हम हाइपोसेंटर कह रहे हैं। और जब वो हाइपोसेंटर पे जो एनर्जी रिलीज हुई है और वहां से जो वेव्स निकली हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में गई हैं, तो जब वो सरफेस पर रीच की हैं तो वो फोकस के बिल्कुल ऊपर, सबसे पहले जो सरफेस पे जो वेव्स रीच की है, तो उस सरफेस एरिया को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर है ये, इस वेव्स का, किसी भी वेव्स का वो एपी सेंटर है, ठीक है, वो चीज यहां पे। और अर्थक्वेक वेव्स जो है वो एक सिस्मिक वेव्स है, ठीक है। और इसका, जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि दो तरीकों से हम अर्थ की इंटीरियर को समझ सकते हैं, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमारे आ जाता है माइनिंग, ड्रिलिंग वगैरह भी आ जाता है, और दूसरा अर्थक्वेक, ठीक है। और सेकंड में हमारा बाकी जो रॉक लेयर्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, उसको समझ के, उसको जान के फिर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। कोई अगर क्या बोलते हैं मिटियोर गिरा है तो उसके स्ट्रक्चर को जान के हम अर्थ के इंटीरियर को भी जान सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक में हम सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थक्वेक क्या है, ठीक है। अर्थक्वेक अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा नेपाल में अर्थक्वेक था, है ना, ठीक है, तो वो चीज था। अभी जो मैंने एपिसेंटर और हाइपोसेंटर जो मैंने चीज आपको बताई, जैसे कि 2015 में एक भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था नेपाल में, और उसमें जो हमारा एपिसेंटर था वो था
मतलब कि ईस्ट ऑफ गोरखालैंड, गोरखालैंड के बिल्कुल ईस्ट में एक जगह पड़ती है, क्या नाम है उसका, आई थिंक बारपाक करके कोई जगह है, बारपाक करके जगह है। तो वहां पे ये जो था ये इसका एपिसेंटर था उस अर्थक्वेक का, ठीक है। और उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी उस वाले अर्थक्वेक में, अप्रोक्सीमेटली 22,500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और 8,500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी और बहुत सारे लोगों को अपना घर भी मतलब छोड़ना पड़ा था उस अर्थक्वेक की वजह से। तो जो एपिसेंटर था, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एपिसेंटर की, तो एपिसेंटर जो था वो था गोरखा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नेपाल में गोरखा डिस्ट्रिक्ट में। और जो हाइपोसेंटर था वो गोरखा डिस्ट्रिक्ट के लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर नीचे था हाइपोसेंटर, ठीक है। हाइपोसेंटर जो था वो गोरखा डिस्ट्रिक्ट के 8.5 से 9 किलोमीटर नीचे, बिल्कुल नीचे, ठीक है, बिल्कुल नीचे था। तो वो चीज है। और यहां पे अब हम जानते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, वहां पे हमारा जो अर्थक्वेक है वो कहां पे आता है, वो लिथोस्फीयर में आता है, लिथोस्फीयर में। पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना लिथोस्फीयर और एस्थनोस्फीयर, कि जो हमारी लिथोस्फीयर्स हैं वो फ्लोट कर रही हैं हमारे एस्थनोस्फीयर के ऊपर। और लिथोस्फीयर की जो डेप्थ है वो अराउंड कितनी है, 200 किलोमीटर तक सरफेस से, है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इससे नीचे कौन सा है हमारा, इससे नीचे है एस्थनोस्फीयर, जबकि जो कि वो है 400 किलोमीटर तक। और उससे नीचे हमारा मेंटल आता है, मेंटल में हमारा 2900 किलोमीटर तक आता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसके बाद हमारा कोर आता है 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक, आउटर कोर। और उसके बाद 5100 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक हमारा आता है इनर कोर, ठीक है, 6400 किलोमीटर तक। तो ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अभी हम अर्थक्वेक वेव्स को समझ रहे हैं। तो अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं वो प्लेस कहाँ पे करती हैं, लिथोस्फीयर में प्लेस करती हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो अर्थक्वेक को हम अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। और अर्थक्वेक किससे मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक जो है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, कितना है, वो चीज हमें पता चलता है डायरेक्शन के मामले में, ठीक है। और ये रिकॉर्ड्स रखता है किसका, जो वेव्स होती हैं वो सरफेस तक रीच करने में कितना टाइम ले रही है उसका ये रिकॉर्ड रखता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। उसकी डायरेक्शन को जज करता है और सरफेस तक रीच करने में कितना टाइम ले रही हैं वेव्स, उसके बारे में हमें बताता है। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया है, ये रहा हमारा फोकस, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई तो ये क्या बन गया, यहाँ पे फॉल्ट बन गया। यहां से एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ पे ये फॉल्ट बन गया, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट बन गया। और सबसे पहले जहां पे ये एनर्जी रीच की, यहाँ पे सबसे पहले रीच की ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एपिसेंटर बन गया, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हडकंप होगा बाकी जगह के मुकाबले। क्योंकि बाकी जगह तो इसकी मतलब जो अपनी वेलोसिटी है, मतलब कि जो रफ्तार है वो कम होती जाएगी, तो वहां पे इतना ज्यादा भूकंप हमें नहीं कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एपिसेंटर होगा वो सबसे मेन होगा, एपिसेंटर में सबसे ज्यादा इसके हमें झटके देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने कई बार न्यूज चैनल में भी देखा होगा कि जो अभी इस एरिया में भूकंप आया और इसका एपिसेंटर ये था, ठीक है। हाइपोसेंटर के बारे में नहीं बताते, क्योंकि एपिसेंटर के बिल्कुल नीचे जो होता है वो हमारा फोकस होता है, हमारा हाइपोसेंटर होता है, ठीक है। और फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है वहां से हमारा क्या बनता है, फिर फॉल्ट, ठीक है, फॉल्ट बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में, जिसमें कि दो तरह की वेव्स होती हैं, ठीक है। एक होता है बॉडी वेव्स, दूसरा होता है सरफेस वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव, हम अर्थक्वेक की जो वेव है बॉडी वेव, उसको बॉडी वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनरेट कहां पे होती है, अर्थ के इंटीरियर में जनरेट होती है, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज करती हैं ये अर्थ के इंटीरियर में एनर्जी रिलीज करती हैं, फोकस में, और मूव करती हैं कहां पे, सभी डायरेक्शन में मूव करती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सभी डायरेक्शन में ये मूव करती है। और तभी करके हम इसको क्या कहते हैं कि ये बॉडी वेव्स है, क्योंकि ये अर्थ के अंदर मूव कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा है सरफेस वेव्स,
मतलब कि जो बॉडी वेव है हमारी, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वेव आती है हमारी, वो सरफेस वेव्स वाली आती है। तो दो बॉडी वेव के बाद सरफेस वेव्स वाली आ गई। तो सरफेस वेव्स से आपको पता ही चल रहा होगा कि ये सरफेस पे जब रीच करती हैं, जो कोई भी बॉडी वेव अगर सरफेस पे रीच करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस वेव्स। सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स, दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस। मतलब कि ये जो वेव्स होंगी ये सरफेस के अलोंग मूव करेंगी, ठीक है, तभी करके हम इसको क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं। और बॉडी वेव्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, जिनको कि हम पी वेव एंड एस वेव्स कहते हैं। पी वेव मतलब कि प्राइमरी वेव एंड एस वेव मतलब कि सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल पी वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव और कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूड में ट्रेवल करती हैं और कंप्रेस होती हैं, इस करके हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल और अपना कंप्रेशनल वेव्स कहते हैं, ठीक है। और पी वेव्स जो होती हैं वो फास्ट मूव करती हैं दूसरी वेव्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सबसे पहले रीच करती हैं कहाँ पे, सरफेस पे रीच करती हैं। पी वेव्स सबसे फास्ट मूव करती हैं और सबसे पहले मतलब कि अपने सरफेस पर रीच करती हैं। और इन वेव्स, ये जो वेव्स होती हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होती है ट्रैवल करने में, ठीक है, और सभी मीडियम में ये ट्रैवल करती हैं अपनी। इनकी वेलोसिटी जो होती है वो पी वेव्स में भी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में भी होती है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो मैटर करती है इनकी रफ्तार के ऊपर, इनके ये किस पार्ट में पहुंचे हैं वो मैटर करता है। इनकी जो रफ्तार होती है वही हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही लिक्विड पार्ट आएगा तो पी वेव्स जो होगी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी ट्रेवल करती है, लेकिन जब इसकी पी वेव की वेलोसिटी कम होगी तो हो सकता है वो लिक्विड में वो डिसअपेयर हो जाए, ठीक है, या फिर सॉलिड में वो डिसअपेयर हो जाए। वेलोसिटी के हिसाब से वो डिसअपेयर हो सकती है, क्योंकि इसका एक शैडो जोन भी होता है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वेलोसिटी डिपेंड ऑन शेयर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। और उसकी वेलोसिटी किस पे ऊपर डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर और इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब मटेरियल कौन सा है हमारा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मटेरियल है हमारा, ठीक है। तो इसकी इलास्टिसिटी और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो ये वेव्स हैं इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। ये रही हमारी पी वेव्स, ये पी वेव्स, ये देखो यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडिनल है और ये कंप्रेस हो रही है, यहाँ पे ये सीधी चली यहाँ पे इस तरह से और फिर कंप्रेस हुई, ठीक है, फिर कंप्रेस हुई, फिर कंप्रेस। और पी वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स, इसके बाद प्राइमरी वेव्स के बाद हमारी डायरेक्टली कौन सी आती है वेव्स, सेकेंडरी वेव्स आती है, जो कि इस तरह से चल रही है, ठीक है। और प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के मतलब कि बीच थोड़ा सा एक मतलब टाइम लैग होता है, मतलब कि ज्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो शैडो जोन जो मैंने आपको अभी बताया था, ये है शैडो जोन फॉर पी वेव्स इज एन एरिया दैट कोरस्पॉन्डेंस टू एन एंगल बिटवीन 103 डिग्री टू 142 डिग्री। दिस गिव्स क्लूज अबाउट सॉलिड इनर कोर। मतलब कि ये जो है एरिया 103 डिग्री टू 142 डिग्री तक, ये हमें बताता है कि जो इसका जो एरिया है वो सॉलिड है इनर कोर। इस वजह से यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें इसकी जो रफ्तार है वो दिख नहीं रही है, और ये क्या कर रही हैं, यहाँ से बेंड हो रही हैं, यहाँ से ये जैसे इस तरह से ये वेव्स हैं ये बेंड हो रही हैं और ये सीधा 142 से 142 के बीच में हमें दिख रही हैं फिर, ठीक है। 103 टू 142 ये दोनों तरफ क्या है, हमें इसका पी वेव का शैडो जोन है, ठीक है। इसका इनर कोर जो है वो काफी सॉलिड है, इस वजह से हमें 103 डिग्री टू 142 डिग्री हमें ये नहीं दिख पा रही है, इनकी जो वेव्स हैं वो डिसअपेयर हैं यहाँ पे, ठीक है, इनर कोर सॉलिड होने की वजह से, ठीक है। और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो एक ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल वेव्स होती हैं, ठीक है, और ये रीच करती हैं सरफेस पर, ठीक है, कुछ टाइम
बाद, मतलब कि जैसे प्राइमरी वेव आएगी उसके बिटवीन थोड़ा सा एक टाइम होगा, ठीक है, जिसके बीच में हमें, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा। ऐसा नहीं कि जैसे प्राइमरी वेव्स अभी आई तो उसके बाद लगभग आधे घंटे बाद सेकेंडरी वेव्स आएंगी, नहीं, ये होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है, विद इन स्नैप। मतलब कि अभी जस्ट पी वेव्स गई और उसके बाद जस्ट 5 से 10 सेकेंड में सेकेंडरी वेव्स, ये वो टाइम होता है, टाइम लैग होता है, ठीक है। और ये लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड और गैसेस, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड पार्ट के ऊपर ही ट्रेवल करती हैं, सॉरी, मतलब कि सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो सॉलिड पार्ट के ऊपर ही ट्रेवल करती हैं, लिक्विड और गैसेस के ऊपर ट्रेवल नहीं करती है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये भी हायर होती है, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स। और ये हमें ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं कि कौन सा जो अर्थ का जो कौन सा पार्ट है वो लिक्विड है। जैसे कि आउटर कोर जो है हमारा वो लिक्विड है, अर्थ का इंटीरियर, तो ये उसकी डिस्कवरी में हमारी मदद करती है, ये वाली सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। सेकेंडरी वेव हमारी मदद करती है आउटर कोर को जानने में, अर्थ के आउटर कोर को जानने में, क्योंकि जो सेकेंडरी वेव है वो लिक्विड और गैसेस में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम जान पाए कि जो हमारी अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, तभी करके वहां पे हमारी जो सेकेंडरी वेव है वो ट्रेवल नहीं कर पा रही है, ठीक है। सिंस एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड दे डू नॉट पास थ्रू द लिक्विड आउटर कोर, मतलब कि जो अब वो लिक्विड से पास करती नहीं है तो फिर आउटर कोर से कहां से वो उससे पास करेगी, ठीक है, क्योंकि आउटर कोर तो पहले से ही लिक्विड है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती हैं हमारी सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स को अभी समझना उतना ठीक है, हम समझते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ये जस्ट इसका ओवरव्यू होगा। आने वाले कुछ लेक्चर में मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। हालांकि अभी जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन अभी हम सिर्फ बॉडी वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि अभी इससे पहले हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा, तो हम अर्थ के इंटीरियर को किस किस वजह से समझ सकते हैं, किस किस मतलब कि क्या क्या हमारे पास क्लू हैं जिनसे हम अर्थ के इंटीरियर को समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो अर्थ की बॉडी वेव, जो अर्थक्वेक की बॉडी वेव्स होती हैं वो सबसे ज्यादा हमारी हेल्पफुल होती हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर को समझने में, क्योंकि जो सरफेस वेव्स होती हैं वो तो सरफेस के ऊपर ट्रेवल करती हैं, तो वो तो हमें पता चल ही जाता है उसके बारे में, सरफेस के ऊपर, क्योंकि क्रस्ट मेंटल जो भी होता है उसके ऊपर वो ट्रेवल करेंगी, तो वो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसका जस्ट ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हम इसको डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटीज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है, मतलब कि इसका जो वेलोसिटी है वो कहां पे ट्रेवल करती है, ये सॉलिड पार्ट में, सॉलिड पार्ट में अर्थ के क्रस्ट एंड मेंटल में, ठीक है। और द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स एक्सटेंड ऑलमोस्ट हाफ वे अराउंड द ग्लोब फ्रॉम अर्थक्वेक्स फोकस, मतलब कि जो शैडो जोन है इसका, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है हमारा वो लिक्विड और गैस है, तो यहां से वो ट्रेवल करेंगी नहीं हमारी सरफेस वेव्स, तो क्योंकि इसने पहले ही बताया कि जो सरफेस वेव्स हैं वो हमारी अर्थ के क्रस्ट और मेंटल में ट्रेवल करती हैं, और नीचे वाला जो भी पार्ट होता है उसमें वो ट्रेवल नहीं करती, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा हमारा, एक शैडो जोन होगा, ठीक है। अब इसमें ये एक चीज समझने वाली है कि जो हमारा सरफेस वेव्स हैं वो 103 डिग्री टू 103 डिग्री तक, मतलब कि लगभग आधा पार्ट वहां तक ट्रेवल नहीं करती हैं, लेकिन जो हमारी जो प्राइमरी वेव्स हैं वो 103 डिग्री टू 142 डिग्री, यहाँ तक 142 डिग्री तक, और 103 टू 142 डिग्री यहाँ तक वो ट्रेवल नहीं करती, अदरवाइज इसके अलावा 142 टू 142 यहाँ से वो ट्रेवल करती हैं प्राइमरी वेव्स, लेकिन सेकेंडरी वेव्स 142 भी ट्रेवल नहीं करती, वो सीधा 103 डिग्री टू 103 डिग्री, ये जो 103 डिग्री है यहां से यहां तक 103 डिग्री तक, यहां तक ट्रेवल नहीं करती,
लेकिन जो प्राइमरी वेव्स हैं वो 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री तक यहाँ तक ट्रेवल करती हैं आधे से। इसके बाद वो शार्प बेंड ले लेती हैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बेंड ले लेती हैं, ठीक है। और जो यहाँ से इस राइट हैंड साइड से 103 डिग्री से 142 डिग्री तक यहाँ तक इस तरह से वो ट्रेवल करती है। लेकिन सेकेंडरी वेव्स का क्या है, ये लगभग आधा अर्थ जो हमारा ग्लोब है उसका आधा पार्ट जो है वो ट्रेवल नहीं करती, ठीक है, सेकेंड सरफेस वेव्स। ये देखो, ये है हमारी सिस्मिक वेव्स की जो हमारी जो प्लेन शेप वेव्स हैं हमारे सरफेस वेव्स में इस तरह से घूमती हैं प्लेन में, ठीक है, इस तरह से आ रही है, इस तरह से आएंगी कुछ वेव्स, ठीक है। और दूसरी तरह की होती है स्फेरिकल, जो कि इस तरह से आएंगी। और ये जो स्फेरिकल वाली होती हैं ये ज्यादा डेंजरस होती हैं, इसके जो प्लेन आ रही हैं आपको दिख रही होंगी ना, ये जैसे ये ऐसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से आ रही हैं। तो ये उतना ज़्यादा रिस्की नहीं होती जितनी कि ये स्फेरिकल वाली रिस्की होती हैं हमारी वेव्स, ठीक है। और सेकेंड जो सरफेस वेव्स होती हैं ये भी हमारी दो तरह की होती हैं, लव वेव और रैले वेव्स, ठीक है। लव वेव जो होती हैं वो सरफेस वेव्स हैं और ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया। यहाँ पे ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं। और इसका जो ये सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है, सभी डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली सभी डायरेक्शन में ये ट्रैवल करती हैं। और दूसरा जो रैले वेव्स हैं वो हैं ये भी एक तरह की सरफेस वेव्स हैं, लेकिन ये जो वेव्स हैं वो सरफेस के साथ साथ ट्रैवल करती हैं, ठीक है, अलोंग द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है, ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड पार्ट है उसका वहां पे ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और जो लव वेव हैं वो हमारी वाटर में हमारी ट्रैवल नहीं करती, मतलब कि लिक्विड पार्ट में, ठीक है। दोनों मतलब कि ये सरफेस वेव्स ही हैं, सरफेस में ऑलरेडी सरफेस में ही ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और सभी डायरेक्शन में जाती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये देखो, लव वेव्स डू नॉट प्रोपोगेट थ्रू वाटर, ठीक है, मतलब कि लिक्विड में ये नहीं प्रोपोगेट करती। और कैन इफेक्ट सरफेस वाटर ओनली आइसोफोर एज द साइड्स ऑफ लेक्स एंड ओशियन वेव्स पुशिंग वाटर साइडवेज लाइक द साइड्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग टैंक। मतलब कि जो शोर होते हैं हमारे उसके बीच में ये ट्रैवल करती है, उसके साइड में ये ट्रैवल करती है, लेकिन अपना जो वाटर है उसके अंदर ये ट्रैवल नहीं करती, उसके अंदर ये प्रोपोगेट नहीं करती है, ठीक है। जबकि जो रायले वेव्स हैं वो कहाँ पे करती हैं? वो वर्टिकल मतलब इस तरह से वो ट्रैवल करती हैं। और कंपोनेंट क्या है उसके? उसका जो मोशन है वो अफेक्ट करता है बॉडीज को भी, जो वाटर की बॉडी होती है उसको भी वो अफेक्ट करता है। जो लेक्स वगैरह होती है हमारी जैसे, ठीक है, उसको भी वो अफेक्ट करता है। राले वेव्स जो होती हैं वो हमारी वाटर बॉडी को भी अफेक्ट करता है, जबकि जो लव वेव्स हैं वो हमारी वाटर बॉडी जो है उसको अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ये देखो ये है राले वेव्स, ठीक है, ये वर्टिकली जा रही हैं इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से फिर डायरेक्शन इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, वर्टिकली गई इस तरह से, फिर ये अपनी डायरेक्शन इस तरह से चेंज करेंगी। और ये है दूसरी लव वेव, ठीक है, ये देखो हॉरिजॉन्टली जा रही है ये, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ये करती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रॉयर वेव हैं एक तरह से, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक दूसरी वेव्स के मुकाबले, ठीक है, इस तरह से चलती है। ये था एनालिसिस आज की वीडियो का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आने वाले लेक्चर में हम जियोमॉर्फोलॉजी को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। God bless you all.